Good morning, students. Welcome again in your geology class. In our last class, we have studied about spermatogenesis, and in our today's class, we will study about oogenesis. That is also a type of gametogenesis occurring in females only. So, what is oogenesis? Oogenesis is the formation of a haploid female gametes, that is ova, from diploid egg mother cells, that are oogonia, in the ovary of a female organism. This process is known as oogenesis. Oogenesis process involve two processes. One is genetic programming and second is packaging. These two processes are involved in the process of oogenesis. As like that of spermatogenesis, oogenesis also have three phases. In fourth slide, you can see that there are basically three phases. One is multiplication phase, second is growth phase, and last is maturation phase, or you can say that meiotic phase. यही तीनों फेजेस जो हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की थी, यही तीनों फेजेस जो हैं वो oogenesis की हैं. बट oogenesis के अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ फेज है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस. तो सबसे पहले जो है oogenesis प्रोसेस स्टार्ट कहाँ पे हुई? oogenesis प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट फीमेल ऑर्गेनिजम्स में. अगर हम बात करें ह्यूमन फीमेल्स की, तो ये जो प्रोसेस है बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है. अगर कोई भी फीटस फीमेल चाइल्ड है तो उसके अंदर ये जो प्रोसेस है वो बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाती है. तो क्या होता है कि जो जेस्टेशन पीरियड है बर्थ के दौरान, जो 9 मंथ प्रेगनेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल 9 मंथ का जो पीरियड है उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. तो उस पीरियड के दौरान अलग अलग मंथ पे अलग अलग चेंजेस जो हैं फीमेल ओवरी के अंदर होती हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें तो ह्यूमन फीमेल के अंदर 1700 प्राइमरी जर्म सेल्स अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है एट द 1 मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट. ठीक है, और उनको हम जो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स हैं उनको हम क्या, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं ओवरी का. उसके बाद में क्या होता है, वो सेल्स डिवाइड करती रहती हैं और उनका नंबर जो है इंक्रीज हो जाता है. जैसे कि 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड ओवरी कंटेन ओवर 7 मिलियन oogonia इन विच मैनी अंडरगो एट्रीशिया. एट्रीशिया मतलब कि टोटल जो हैं वो 7 मिलियन oogonia 5th मंथ में प्रेजेंट थे, बने थे, जिसमें से जो oogonia हैं उनकी बहुत से oogonia हैं उनकी क्या है, डिजेनरेशन हो जाती है. उसी डिजेनरेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एट्रीशिया बोलते हैं. एट्रीशिया इज नोन एज द डिजेनरेशन ऑफ जर्म सेल्स. ठीक है, जो oogonia है वो क्या है, डिजेनरेट हो जाती हैं बिफोर बर्थ. ये जो एट्रीशिया प्रोसेस है ये बिफोर बर्थ, ये भी क्या है, बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है और ये आफ्टर बर्थ भी क्या है, ये कंटिन्यू रहता है. तो जब फीमेल फीटस का बर्थ होता है तो जो ओवरी है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कंटेन करती है अबाउट 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स, और यू कैन से दैट oogonia. 2 मिलियन जो प्राइमरी फॉलिकल और oogonia है वो ओवरी कंटेन करती है एट द टाइम ऑफ बर्थ. और उसमें से भी जो 50% होती हैं वो एट्रिटिक होती हैं, मतलब डिजेनरेटेड होती हैं, एट्रीशिया हो जाता है, एट्रिटिक होती हैं. फिर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी, प्यूबरिटी के टाइम पे जब
सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करती है कोई भी फीमेल चाइल्ड, तो प्यूबरिटी के टाइम पे जो ओवरी है उसके पास में अबाउट 60 to 80,000 oogonia जो है वो प्रेजेंट होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और जो oogenesis प्रोसेस है वो प्यूबरिटी के बाद ही कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अबाउट 60 to 80,000 oogonia, उनमें से सिर्फ जो 500 oogonia हैं वही क्या है, मैच्योर होती हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन। FSH हार्मोन जो है उनकी मैच्योरेशन करवाता है। ठीक है, तो प्यूबरिटी के टाइम पे अबाउट 500 oogonia जो है वो मैच्योर होती हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि फर्स्ट फेज वो कंटिन्यू रहती है प्यूबरिटी तक, और प्यूबरिटी के बाद में भी जो है वो फर्स्ट फेज कंटिन्यू रहती है। कौन सी फर्स्ट फेज, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फेज में सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थी। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं किसको कहा था, मैंने आपको बताया था ओवरी है, ओवरी का जर्मिनल एपिथेलियम है और इसके जस्ट नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या है, जर्म सेल्स बोलते हैं। और उन्हीं जर्म सेल्स की कैपेबिलिटी है कि वो क्या है, डिफ्रेंशिएट कर सकती है oogonia में, और उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बोलते हैं। जितनी टोटल जर्म सेल्स होती हैं उन सब की कैपेसिटी नहीं होती, बल्कि कुछ जर्म सेल्स जो हैं वही कैपेबल होती हैं oogonia में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, PGC बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बोलते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर था। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उनके अंदर क्या है, माइटोसिस होती रहती है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव फेज जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस प्रोसेस ही होगी। तो उसके अंदर जो है वो माइटोसिस होती रहती है और वो डिवाइड करके किस में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, एग मदर सेल के अंदर, या जिसको हम oogonia बोलते हैं। ठीक है, अब जो oogonia है विच आर सराउंडेड बाय सम जर्म सेल्स, और वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं इन सेंटर हैविंग वन सेल दैट इज ओगोनियम एंड इज सराउंडेड बाय सम जर्म सेल्स। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, तो oogonia जो है वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर सबसे पहले देखो होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर माइटोसिस डिवीजन होती रहती है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स होती रहती हैं, एग मदर सेल और oogonia बनते रहते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसके नीचे इस तरह से oogonia जो है वो चेन में अरेंज हो जाती हैं। तो oogonia की एक लॉन्ग जो है वो चेन बन जाती है और उस लॉन्ग चेन को हम कहते हैं एग ऑफ फ्लगर। एग ऑफ फ्लगर जो कि एक लॉन्ग ट्यूब बन जाती है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो ट्यूब है वो एक राउंडेड मास में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने शो किया है, इस तरह से लॉन्ग ट्यूब और कॉर्ड बनी है। ये कॉर्ड जो है अब किस में चेंज हो जाएगी, एक राउंडेड मास में। इस तरह से सेंटर में जो है वो एग मदर सेल है, सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, और यू कैन से दैट जर्म सेल्स। उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगी और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एग नेस्ट कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर क्या हुआ, माइटोटिक डिविजन्स हुई पीजीसी में। पीजीसी में माइटोटिक डिविजन्स होने के बाद में वो oogonia बनाते हैं। oogonia जो है वो इस तरह से चेन के अंदर खुद को अरेंज कर लेते हैं।
उसको हम क्या बोलते हैं, एग ऑफ फ्लगर कहते हैं। उसके बाद ये जो एग ऑफ फ्लगर जो चेन है वो कन्वर्ट हो जाती है एक राउंडेड स्ट्रक्चर में, और उस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम एग नेस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज में, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है माइटोटिक डिवीजन्स का होना। उसके बाद में जो नेक्स्ट फेज आती है दैट इज ग्रोथ फेज। तो जो ग्रोथ फेज है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की है, और ग्रोथ फेज के अंदर जो है वो काफ़ी चेंजेस होते हैं। उस ग्रोथ फेज के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास में जो oogonia था, यानी कि जो एग नेस्ट बना था, वो एग नेस्ट जो है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, और अदर oogonia जो हैं एग नेस्ट के वो एक फॉलिकुलर एपिथेलियम बना लेंगे उसके चारों तरफ। मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस तरह से हमारे पास oogonia है, और इसके साथ में ये जर्म सेल्स थी, ये भी oogonia थे, ठीक है। ये एग नेस्ट था, और सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, एक स्ट्रक्चर में जिसके सेंटर में एक डिप्लॉइड सेल होगी, और ये जो साइड वाले जितने भी जर्म सेल्स थी oogonia थे वो उसके चारों तरफ एक एपिथेलियम बना लेंगे, एक कवरिंग बना लेंगे, और उस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर एपिथेलियम बोलते हैं, क्योंकि वो फॉलिकुलर सेल्स और जर्म सेल्स से बना है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर एपिथेलियम बोलते हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स हो जाएंगे। आई होप आपको इतना यहाँ तक क्लियर होगा। तो इस स्टेज पे हमें जो ये स्ट्रक्चर बना है मिला है, क्या क्या है स्ट्रक्चर में, ए डिप्लॉइड सेल इन द सेंटर सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। दिस स्ट्रक्चर is known as primary oocyte। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ये जो सेंटर में सेल है और ये जो फॉलिकुलर सेल्स इसको सराउंड करती हैं, तो इस जो प्राइमरी oocyte है उसको हमने सिर्फ उसको मतलब प्राइमरी oocyte हमने किसको कहा है, जो सिर्फ ये सेंटर में सेल थी, डिप्लॉइड जो oogonia था, ठीक है, और ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है प्राइमरी oocyte प्लस में फॉलिकुलर सेल्स, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। ये आपको पता भी होगा कि ओवरी के अंदर जो है डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस में फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल है, उसके बाद में वो कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में। वो सेकेंडरी फॉलिकल में कैसे कन्वर्ट होगा, अभी तो ये फॉलिकुलर सेल्स का सिंगल एपिथेलियम है, सिंगल लेयर्ड है ना। अब इसके बाहर अगर आप एक लेयर और बना दोगे तो वो क्या है, डबल लेयर्ड हो जाएगा, और इन लेयर को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक एक्सटर्नल लेयर होगी और सेकंड जो है वो इंटरनल लेयर होगी, और उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल थीका और इंटरनल थीका बोलते हैं इन लेयर्स को। और ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। जब और उसके अंदर लेयरिंग उसको सराउंड कर लेती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में, उसके बाद में क्वाटरनरी फॉलिकल में, और क्वाटरनरी फॉलिकल के बाद में वो लास्ट किस में कन्वर्ट होता है, मैच्योर फॉलिकल में। ये आपको पता होगा। और मैच्योर फॉलिकल के बाद में क्या होता है, ओवुलेशन प्रोसेस हो जाती है। ओवुलेशन में ओवुलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, रिलीज ऑफ एग और प्राइमरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल और अल्टीमेटली फ्रॉम द ओवरी। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ओवुलेशन प्रोसेस क्या है, हम ऐसे बोलते हैं ना, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। तो वो जो एग रिलीज होता है वो प्राइमरी oocyte स्टेज पे ही रिलीज होता है ओवरी से। तो ये तो ओवरी की बात थी, ये तो आपके सिलेबस में है भी नहीं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ग्रोथ फेज की। तो ये जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। जो ग्रोथ फेज है उसके अंदर मैं आपको मेन एक बारी चेंजेस बता देती हूँ, साथ के साथ आप नोट कर लेना।
बेसिक से चेंजेस है। पहला चेंज क्या होगा, इंक्रीज इन साइज, कि जो साइज है ओगोनियम का वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ यॉक। ठीक है, एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है कि जो इस तरह से जो हमारा प्राइमरी oocyte था, यानी कि जो सेंटर में ओगोनिया प्रेजेंट था, इसका खुद का न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसके न्यूक्लियस के साथ में वहाँ पे एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, योक न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि आगे जाके योक की फॉर्मेशन करता है। बट ये जो है वो ह्यूमन फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, ह्यूमन फीमेल्स में कोई योक की फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये जो योक न्यूक्लियस है वो अदर एनिमल्स में प्रेजेंट होगा, जैसे कि बर्ड्स हैं, उनके अंदर जो है वो योक बनता है, तो वहाँ पे जो है वो योक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एम्फीबियंस में भी ये प्रेजेंट होता है, सम रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होता है, और इंसेक्ट्स जो हैं वहाँ पे भी, जो लोअर कॉर्डेट्स में आ जाती हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में आ जाती हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी थी। पहला चेंज था इंक्रीज इन साइज ड्यू टू फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ योक, और दूसरा जो है मैंने आपको बताया कि जो मेन न्यूक्लियस है उसके साथ में एक और स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, योक न्यूक्लियस बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है बाल्बियानी न्यूक्लियस। बाल्बियानी न्यूक्लियस, ठीक है, इसका काम है योक की फॉर्मेशन करना अदर एनिमल्स में एक्सेप्ट ह्यूमन फीमेल्स। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद में जो सेकंड है चेंज है कि जो मेन न्यूक्लियस था सेल का, वो मेन न्यूक्लियस जो है वो ब्लोट करने लगेगा। ब्लोट का मतलब है तैरना। वो ब्लोट करने लगता है कहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और उस न्यूक्लियस को हम क्या नाम देंगे, जर्मिनल वेसिकल, जर्मिनल वेसिकल। ठीक है, सेकंड चेंज क्या है कि न्यूक्लियस बिकम ब्लोटेड विद न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल, दैट्स इट। उसके बाद जो थर्ड चेंज ये है फॉर्मेशन ऑफ ए थिन मेम्ब्रेन सीक्रेटेड अराउंड oocyte, और उसको हम क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो जो oocyte है, जो डेवलपिंग एग है, उसके अराउंड एक थिन मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। फोर्थ चेंज है इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। इन चीज़ों की क्या है, नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा एक चीज और है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। आपको पता होगा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो जस्ट बेनीथ द एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना, कि एक से ज़्यादा स्पर्म जो हैं वो एग को फर्टिलाइज ना कर सकें, तो वो ब्लॉकेज करता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को। ये चेंजेस हैं। और जो लास्ट चेंज इज दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लैम्ब्रश क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लैम्ब्रश क्रोमोसोम। लैम्ब्रश क्रोमोसोम क्या होता है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स जो है वो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स में बनेगा फॉर रैपिड योक सिंथेसिस। ह्यूमन बींग्स में लैम्ब्रश क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम होता क्या है, आपने ये देखा होगा सेल का ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर इस तरह से क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो है वो प्रोफेज 1, जब प्रोफेज 1 होगी
यहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न की, क्योंकि यहाँ पे अभी मियोसिस स्टार्ट नहीं हुई, तो माइटोटिक डिवीज़न की जो प्रोफेज 1 है उसी टाइम जो है, यानी कि ग्रोथ फेज़ में उस टाइम जब माइटोटिक डिवीज़न हुई थी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव फेज़ के अंदर, तो उसी टाइम जो है लैम्ब्रस क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और वो जो ऊगोनिया है वो क्या है, नेक्स्ट ग्रोथ फेज़ में एंटर करता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं वो टाइप ए और बी टाइप के बनते हैं, जिसमें से जो बी टाइप वाला था वो ग्रोथ फेज़ में एंटर करता है। तो यहाँ पे ग्रोथ फेज़ में क्या होगा, कोई एक ऊगोनिया जो है वो आगे एंटर करेगा ग्रोथ फेज़ में, और वही आगे जाके जो है वो मैच्योर होगा। ठीक है, तो उसी की तरह है। तो ये जो मेन ग्रोथ फेज़, सॉरी जो प्रोफेज़ 1 है, उस टाइम जो है इसकी फॉर्मेशन होती है लैम्ब्रस क्रोमोसोम की। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, खुद को अरेंज कर लेता है कुछ इस फॉर्म में कि इस तरह से इसके लूप बन जाती हैं, इस तरह से लूपिंग हो जाती है बल्ब के जैसे, जैसे लैंप का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ उस टाइप से। तो इसकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इस तरह से ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या है, क्रोमोसोम्स की खुद को एक लूप लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेती हैं। और ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसी को हम लैंप ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। लैंप की तरह है और ब्रश के दोनों साइड पे जैसे कि इस तरह से अरेंजमेंट है, ब्रश के जैसे होती है। तो इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है। ये जो लूपिंग होती है वो और किसी के लिए नहीं होती, बस क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन हो सके। जस्ट तो ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम की फॉर्मेशन थी। तो मैंने आपको ग्रोथ फेज़ में जो चेंजेस बताए हैं बेसिक, वो कौन कौन से थे। पहला था इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ oogonia की साइज़ इंक्रीज़ होगा। सेकंड था ब्लोटिंग ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हमने क्या कहा था, जर्मिनल वेसिकल कहा था। थर्ड जो था वो था विटेलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होना। और फोर्थ जो चेंज था कंपोनेंट्स इंक्रीज होना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी बॉडीज़ है। और जो लास्ट चेंज था फिफ्थ वाला, वो क्या था कि लैंप ब्रश क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये ग्रोथ फेज़ के चेंजेस हैं। अब हम जो है वो ग्रोथ फेज़ की डिटेल पढ़ते हैं। इसके अंदर एक चेंज और भी है, आपका रह गया, वो है जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि जो जीन है, जीन क्या होता है, जीन जो है वो पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का, और उस डीएनए सेगमेंट की कॉपीज़ बन जाना, उसका नंबर इंक्रीज हो जाना, उसको हम क्या है, एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। और जीन एम्प्लीफिकेशन होती है किसकी, आरडीएनए जीन्स की, जो मैंने आपको बताया राइबोसोमल डीएनए जो जीन्स हैं, राइबोसोमल डीएनए जीन्स जो हैं उनकी ही क्या होती है, एम्प्लीफिकेशन होती है। क्योंकि उन्हीं जीन के पास में क्या होता है, यॉक फॉर्मेशन के लिए जो जीन्स होते हैं और वो फर्दर यॉक फॉर्मेशन कर सकें, रैपिड यॉक फॉर्मेशन हो सके, इस वजह से वहाँ पे आरडीएनए जीन्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है और रैपिड सिंथेसिस होती है राइबोसोमल आरएनए की। तो अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल बता रही थी किसकी, ग्रोथ फेज़ की। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो ग्रोथ फेज़ है, ग्रोथ फेज़ के अंदर ग्रोथ फेज़ को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्री विटेलोजेनेसिस और सेकंड विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस क्या होती है, विटेलो का मतलब ही होता है यॉक, विटेलोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ यॉक। तो प्री विटेलोजेनेसिस का मतलब होगा यॉक फॉर्मेशन से पहले ग्रोथ फेज़, और विटेलोजेनेसिस का मतलब हो गया ड्यूरिंग और आफ्टर यॉक फॉर्मेशन। तो जो प्री विटेलोजेनेसिस है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं, न्यूक्लियर फैक्टर और साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, मतलब जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस हैं उनका इंक्रीज होना और जो साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस हैं
उनका इंक्रीज होना। ये दो मेजर चेंजेस हैं जो प्री विटेलोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर होते हैं। और विटेलोजेनेसिस प्रोसेस क्या होगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन होगी यॉक की, यॉक सिंथेसिस होगी। तो आप नीचे वाली स्लाइड में देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर क्या क्या था। सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल थी, वो एग मदर सेल में कन्वर्ट होती हैं और उसके बाद में वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी यूसाइट में, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, डिप्लॉयड रहती हैं। ठीक है, जो सेकंड फेज है वो ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज जो है वो प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस दो पार्ट से मिलके बनी होती है, जिसमें से जो प्री विटेलोजेनेसिस है उसके अंदर फर्स्ट क्या होता है, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंसेस एंड सेकंड है ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। तो इस स्लाइड में जो है वो आपको बताया गया है कि न्यूक्लियर सब्सटेंसेस में क्या क्या चेंजेस हैं और साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस की जब ग्रोथ होती है तो क्या क्या चेंजेस हैं। सारे के सारे जो टोटल चेंजेस हैं वो वही हैं जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो ग्रोथ फेज है, और ग्रोथ फेज में जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस की ग्रोथ है, तो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस में पहला क्या है, जैसे न्यूक्लियर सैप, जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका जो कंटेंट है वो इंक्रीज होगा, तो यानी कि न्यूक्लियर सैप इंक्रीज हो रहा है। दूसरा मैं आपको बता चुकी हूँ कि जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं न्यूक्लियर सैप में, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो ब्लोटेड न्यूक्लियस है। थर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। और जो लास्ट है वो है न्यूक्लियोलस इज द जर्मिनल वेसिकल इज इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस। मतलब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है न्यूक्लियोलस होता है और उसका मेन काम होता है आरएनए सिंथेसिस करना, राइबोसोमल आरएनए। तो वो जो वही बात है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो है उसका नंबर, लैम्ब्रश क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होना और जिसकी वजह से जो आरएनए सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो चेंजेस हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल की ग्रोथ में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो एमआरएनए जो है उनकी भी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है कि एमआरएनएस जो हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म होते हैं। सेकेंड जो है वो है साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस की ग्रोथ। तो साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस की ग्रोथ में सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नंबर इंक्रीज होना, उसके अलावा जो राइबोसोम्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होना, गोल्गी बॉडी उसका नंबर इंक्रीज होना, ईआर और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुकी हूँ और ये सारी चीज़ें आती हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस की ग्रोथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है विटेलोजेनेसिस। तो ये जो था पहले अभी हमने पढ़ा वो प्री विटेलोजेनेसिस के अंदर था और उसके बाद में क्या है, विटेलोजेनेसिस प्रोसेस है। तो विटेलोजेनेसिस प्रोसेस का मैंने आपको बताया क्या है, सिंथेसिस एंड एक्यूमुलेशन, सिंथेसिस और डिपोजिशन ऑफ यॉक। ठीक है, अब क्या है यॉक का काम क्या है, यॉक जो है वो मेजर न्यूट्रिशनल रिजर्व फूड की तरह बिहेव करता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये यॉक का मेजर यानी कि मेन फंक्शन होता है। अब क्या होता है, जो फिशेस और एम्फीबियंस हैं उनके अंदर जो यॉक है वो मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, लेकिन अदर वर्टिब्रेट्स में जो यॉक है वो लीवर के अंदर बनता है और उसके बाद में लीवर के अंदर बनने के बाद में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस साइट तक विद द हेल्प ऑफ ब्लड। अब नेक्स्ट है जो आपकी बुक में है वो ये है कि नेचर ऑफ यॉक। नेचर ऑफ यॉक में आप देखोगे यॉक एक हेट्रोजिनस सब्सटेंस है। हेट्रोजिनस का मतलब है डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलके वो बना होता है। क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी उसमें, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होंगे, फैट्स प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होंगे और सम अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो उसी के बेसिस पे यॉक को हम क्या है 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। टाइप्स ऑफ यॉक के अंदर आ जाएगा वो, एक हो जाएगा प्रोटीन यॉक और दूसरा हो जाएगा फैटी यॉक। अगर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा है तो वो प्रोटीन यॉक कहलाएगा, प्रोटीनेशियस यॉक बोलते हैं। अगर उसके अंदर लिपिड्स की अमाउंट ज़्यादा है तो उसको हम क्या है फैटी यॉक या लिपोइड यॉक भी बोलते हैं, उसको फैटी या लिपोइड यॉक कहा जाएगा। ठीक है, अब जो यॉक है वो बेसिकली 2 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो आपकी बुक में दे रखी हैं, बट यहाँ पे जो है वो आपकी एक एक्स्ट्रा फॉर्म भी बताई हुई है।
लेकिन बेसिकली आपको 2 ही पढ़नी। तो जो yolk है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा। पहला yolk ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जिसको हम ग्रैनुलर yolk बोल देंगे। दूसरा जो है वो yolk प्लेटलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जिसको हम yolk प्लेटलेट्स बोल देंगे। तो ग्रैनुलर yolk जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के साइटोप्लाज्म में और लोअर कोडेट्स के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म किसका, oocyte का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और फाइन ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो प्रोटीन yolk होता है। तो उसको हम क्या है, ग्रैनुलर yolk बोलते हैं। और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कंप्लीट oocyte के साइटोप्लाज्म में। सेकेंड जो है वो yolk प्लेटलेट्स हैं। जो yolk प्लेटलेट्स होती हैं वो इंसेक्ट्स में और मोस्ट वर्टिब्रेट्स में, जैसे साइक्लोस्टोम्स जो फिशेस हैं, अम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनके अंदर जो yolk है वो yolk प्लेटलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो yolk प्लेटलेट्स हैं वो 2 प्रोटीन सब्सटेंस से मिलके बनी होती हैं। जो yolk प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पे लिखा भी है 2 प्रोटीनेशियस सब्सटेंस से मिलके बनी होती है। फर्दर पहला होता है फॉस्फेटिन और दूसरा होता है लिपोविटिलिन। ये दोनों ही जो हैं वो टाइप ऑफ प्रोटीन होती हैं। अब जो फॉस्फेटिन है वो क्या है, हाईली फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन है, मतलब उसके अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा है, तो वो फॉस्फेटिन हो गया। लिपोविटिन, लिपो का मतलब क्या है, लिपिड कंटेंट, ठीक है, और विटिलिन मतलब वो yolk है, उसके अंदर प्रोटीन भी है। तो जो लिपोविटिलिन है वो कॉम्बिनेशन है लिपिड प्लस में प्रोटीन का। फॉस्फेटिन जो है वो हाईली फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन होती है, और जो लिपोविटिलिन प्रोटीन है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन प्लस में लिपिड होते हैं। ठीक है, ये आगे अमाउंट दे रखी है, अगर करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 फॉर्म्स होगी yolk की, ग्रैनुलर जो कि ग्रैनुल्स की फॉर्म में होगा और पूरे साइटोप्लाज्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। लेकिन दूसरा जो yolk प्लेटलेट्स हैं वो जो है वो किसकी फॉर्म में, लार्ज ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। और यहाँ पे हो सकता है कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, मतलब होती ही नहीं है ना, क्या हो, जो प्लेटलेट्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। अब यहाँ पे जो है वो ये स्लाइड जो है एक्स्ट्रा है, बट ये आपके सिलेबस में है। विटेलोजेनेसिस सेम है कि फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ yolk, और ये जो yolk है आपको पता है एज ए फूड, स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एम्फीबियन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एम्फीबियन और फिशेस में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, या मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया ही yolk होता है। और अदर वर्टिब्रेट्स में जो yolk है वो लीवर के अंदर बनता है और ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड के थ्रू oocyte तक। ठीक है, वो प्लेटलेट्स और ग्रैन्यूल की फॉर्म में हो सकता है। ये आपको बता दिया मैंने केमिकल नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड हैं, फैट हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। 2 टाइप का बता दिया, प्रोटीन और फैट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एनिमल yolk जो है बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप का मैं आपको बता रही थी। आपकी बुक में जो है वो 2 टाइप है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, अगर आप करना चाहो तो ठीक है। तो वो जो 3rd टाइप है वो कौन सी है, yolk स्फीयर्स हैं। yolk स्फीयर्स जो हैं वो क्या होती हैं, कॉम्पैक्ट मास होता है, और बर्ड्स, बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स के अंदर ये प्रेजेंट होगा। और ये सिर्फ क्या है, जो अपर साइड पे थिक और लोअर साइड पे थिन, ऐसा कुछ लिखा है। हाँ, जो yolk स्फीयर है वो क्या होता है कि जो एक कॉम्पैक्ट मास हो गया, जैसे कि प्लेटलेट्स के अंदर क्या था, लार्ज ग्रैन्यूल्स थे ना, फ्लैटेंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर था, बट यहाँ पे स्फीयर में स्फेरिकल हो जाएगा, तो वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट मास हो जाएगा, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल और फिशेस के एग में। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है वो इसने बता रखा है सरफेस पे थिन लेयर और थिक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है अपर साइड पे। तो ये इसने बता रखा है कि जो स्फीयर होगा, जो मास होगा, वो एक साइड पे प्रेजेंट होगा एग के अंदर। ये इसके फंक्शंस हो गए कि स्टोरेज फूड है, डिटरमाइन द साइज ऑफ एग, क्योंकि कैसे बताएगा, जितनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगी,
एग का साइज़ उतना ज़्यादा ही इंक्रीज होगा। एक्यूमुलेशन कम हो गई तो एग का साइज़ मतलब कम है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा क्लीवेज और ऊप्लाज्म की डिफ्रेंशिएशन भी। ऊप्लाज्म क्या हो गया, जो साइटोप्लाज्म है ऊसाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं, एग का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊप्लाज्म बोलते हैं। तो अब ये चीज़ है कि यॉक जो है वो किस साइड पे प्रेजेंट है, तो ऊप्लाज्म उससे अपोजिट साइड पे होगा, तो ऊप्लाज्म की डिफ्रेंशिएशन को डिटरमाइन करता है। और सेकंड है क्लीवेज। क्लीवेज के लिए जो सेल डिवीज़न है उसके लिए हमेशा जो है वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का रेशो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल को डिवाइड करवाने के लिए। ठीक है, अगर ये रेशो जो है ज़्यादा है तो सेल्स जो है ऑब्वियसली डिवीज़न की तरफ जाएगी, रेशो मेंटेन्ड है तो सेल जो है वो डिवाइडिंग नहीं करेगी। तो जो क्लीवेज होती हैं, क्लीवेज क्या होती हैं कि जो जाइगोट बना है और उसके अंदर क्या होंगी, माइटोटिक डिवीजन जो होती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। तो क्लीवेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है योक। ठीक है, क्योंकि जाइगोट होगा उसके अंदर क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल योक है, तो योक जो है वो डिसाइड करेगा कि क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन्स जो हैं वो एग में किस तरफ होंगी, फर्टिलाइज्ड एग में किस तरफ होंगी, किस तरफ नहीं होंगी, और उसी के बेसिस पे जो है वो क्लीवेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो जाती हैं। जैसे होलोब्लास्टिक मैंने आपको बताया भी था, इक्वल और अनइक्वल है, ये आगे भी आ जाएगा आपके डिटेल में। उसके बाद में उसके अंदर इसमें बता रखा है ब्लास्टोमियर ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का मतलब है कि जो क्लीवेज है, क्लीवेज के बाद में जो ब्लास्टुला बनता है, और ब्लास्टुला की जो सुपरफिशियल जो सेल्स होती हैं पेरिफेरी वाली वो ब्लास्टोमियर्स होती हैं। तो ब्लास्टोमियर की अरेंजमेंट, मॉर्फोजेनेटिक अरेंजमेंट मतलब जो जस्ट सेल्स की जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं। तो उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी क्या होती है, डिपेंड करती है यॉक के ऊपर। तो ये सारा जो है इसके बारे में था। उसके बाद में जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ योक। अब फॉर्मेशन ऑफ योक जो है यहाँ पे एक स्लाइड में कवर हो रखा है, बट आपकी बुक में जो है वो एक्स्ट्रा है। जो फॉर्मेशन ऑफ योक है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ से होगा, योक न्यूक्लियस से होगा। मैंने आपको बताया कि oocyte के अंदर मेन न्यूक्लियस के साथ में एक स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम योक न्यूक्लियस बोलते हैं, और वही योक न्यूक्लियस जो है वो योक की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो योक की फॉर्मेशन है वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो हो सकती है ऑटोसिंथेसिस और एक होती है हेट्रोसिंथेसिस। ऑटो का मतलब सेल्फ, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो ऑटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा, ऑटोसिंथेसिस का मतलब है योक की फॉर्मेशन विद इन oocyte हो रही है। oocyte स्ट्रक्चर है, सेल्फ मतलब खुद, oocyte जो है वो खुद उसकी क्या है, सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटोसिंथेसिस। उसके अंदर क्या होगा कि जो योक न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो योक न्यूक्लियस जो है योक बनाएगा, और वो जो योक है वो क्या है, पिनोसाइटोसिस के थ्रू एग के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये होता है जस्ट ऑटोसिंथेसिस के अंदर। अब जो सेकंड है हेट्रोसिंथेसिस, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे कि हेट्रोसिंथेसिस में योक की जो फॉर्मेशन है वो आउटसाइड द oocyte होती है, मतलब oocyte खुद नहीं करता, oocyte के अलावा और कोई करता है, और वो कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है, लीवर क्या करता है, योक की फॉर्मेशन करता है, लीवर उसको योक को बनाएगा। लीवर के अंदर क्या होता है, योक फॉर्मेशन के लिए प्रिकर्सर सेल होती है जिसको हम विटेलोजेनिन बोलते हैं। विटेलोजेनिन, विटेलोजेनिन सेल्स जो होती हैं वो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं लीवर में जो योक की सिंथेसिस करती हैं। उसके बाद में जो ये योक है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीवर से कहाँ पे, ओवेरियन फॉलिकल में विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और उसके बाद में oocyte के अंदर वो सेम माइक्रोपिनोसाइटोसिस से रिसेप्टर कोटेड एंडोसाइटिक वेसिकल्स होते हैं किसके, क्लैथरीन प्रोटीन के। ये बहुत ज़्यादा डिटेल आ गई।
तो आप इतना याद रख लेना कि oocyte जो है वो यॉक को कोलेक्ट करता है यॉक सेल से, किसके थ्रू, पिनोसाइटोसिस के थ्रू, और वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू जो यॉक है किस फॉर्म में जाएगा, कोटेड वेसिकल्स की फॉर्म में जाएगा, और वो कोटेड वेसिकल्स होते हैं किसके, क्लैथरीन प्रोटीन के। ये था हेट्रोसिंथेसिस के अंदर। अब हेट्रोसिंथेसिस के बाद में जो नेक्स्ट है और आपका लास्ट फेज़ है, वो लास्ट फेज़ है मैचुरेशन फेज़। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी प्रोसेस जो है वो शो कर रखी है। पहले जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज़ है, मल्टीप्लिकेटिव फेज़ है, जिसके अंदर सिर्फ माइटोटिक डिवीज़न हो रही है। उसके बाद ग्रोथ फेज़ है, ग्रोथ फेज़ के अंदर oogonia जो है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो रहा है, उसका साइज़ ग्रो कर रहा है। उसके बाद मैचुरेशन फेज़ में जो मैं आपको पहले भी बताया था, जैसे जो स्पर्मेटोजेनेसिस में थी, मैचुरेशन फेज़ में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइमरी जो oocyte है वो डिवाइड कर जाएगा 2 सेल के अंदर, जिसमें से एक जो लार्जर होगी उसको हम सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, और जो स्मॉलर होगी उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे। और जो मियोसिस 1 होती है वो क्या होती है, रिडक्शनल डिवीज़न होती है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, जो सेकेंडरी oocyte होगा वो हैप्लॉइड होगा, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी वो भी हैप्लॉइड होगी। उसके बाद में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगी, और मियोसिस सेकंड जो है वो इक्वेशनल डिवीज़न होती है। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो डिवाइड करेगा किसके अंदर, एक फर्दर लार्जर सेल में, जिसको हम क्या है, एग बोलते हैं, और एक फर्दर स्मॉलर सेल में जिसको हम सेकंड पोलर बॉडी बोलते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड कर जाती है इस तरह से, और वो भी फर्दर क्या है, 2 पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन करती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसके अंदर, मल्टीप्लिकेटिव फेज़ के अंदर। मेन मैं आपको बता चुकी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगी। अब क्या होता है कि जब एग जो है वो ओवरी से रिलीज़ होता है, तो वो क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte स्टेज पे रिलीज़ होता है। ठीक है, और उस टाइम क्या होता है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी हुई होती हैं, और जो मियोसिस सेकेंड डिवीज़न है वो कंप्लीट नहीं होती। तो ये कंप्लीट कब होगी, जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो स्पर्म की एंट्री के बाद में जो है ये एग जो है वो, उसको एक्टिवेटेड सिग्नल्स मिलते हैं, और उसके अंदर मियोसिस सेकेंड डिवीज़न जो है वो कंप्लीट होती है। फिर क्या होता है, एग बनता है, और पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो डिवाइड कर जाती है। तो इस तरह से टोटल एक एग और 2 से 3 पोलर बॉडी की जो है वो फॉर्मेशन होती है। ये सारी प्रोसेस है यहाँ पे भी शो की गई है। ये सारा का सारा जो है वो मैचुरेशन फेज़ के अंदर होता है। उसके बाद में आपकी बुक में भी है कि ये डिफरेंस दे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, और आपको पता भी होगा क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर, ये आप पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद में जो नेक्स्ट और जो लास्ट स्लाइड है ये मैंने खुद ऐड की है, और ये आपके एक्स्ट्रा है, इस टॉपिक के साथ में अटैच नहीं है, बट क्लीवेज में आप इसको पढ़ोगे। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया है कि जो योक एक्यूमुलेशन है और जो क्लीवेज है वो 2 टाइप की है। मेन जो 2 टाइप के क्लीवेज पैटर्न्स जो हैं वो शो होते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। पहली है होलोब्लास्टिक, होलो का मतलब कंप्लीट क्लीवेज, और दूसरी है मीरोब्लास्टिक, मतलब इसके अंदर क्या होती है, इनकम्प्लीट क्लीवेज होती है। ये योक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे है। तो जो होलोब्लास्टिक है उसके अंदर क्या है, एग्स के टाइप हैं। ये योक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एग्स के टाइप हैं। पहला जो है वो एग होता आइसोलेसिटल, आइसो का मतलब सेम, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योक। सेकंड जो टाइप है वो है मीज़ो, मीज़ो का मतलब है मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक, मीज़ोलेसिटल एग्स। थर्ड जो है वो है टीलो, टीलो का मतलब होता है एक साइड पे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक साइड पे योक की अमाउंट ज़्यादा होती है, डेंस योक प्रेजेंट होता है, और दूसरी साइड पे जो है वो साइटोप्लाज्म होता है।
और लास्ट वन है सेंटीरो। सेंटीरो का मतलब है सेंटर, यहाँ पे तो योक क्या होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा एग की, ठीक है। तो वही बता रखा है जो आइसोलेसिथल एग्स होती हैं वो किसमें, अकाइनोड्रम्स, हेमिकोडेट, एम्फियोक्सिस, तो वो क्या है, रेडियल क्लीवेज शो करती हैं, ठीक है। और दूसरा आइसोलेसिथल जो एग्स होती हैं वो स्पाइरल क्लीवेज शो करती हैं, किसके अंदर, वो है एनिलिड्स, मोलस्क, फ्लैटवर्म्स, ठीक है। और थर्ड टाइप की क्लीवेज जो है वो है बाइलेटरल क्लीवेज, जो ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स किसको बोलते हैं, यूरोकोडेट्स को बोलते हैं, वो शो करती हैं। और लास्ट क्लीवेज है रोटेशनल, वो कौन करता है, प्लेसेंटल मैमल्स, निमेटोड्स और मार्सुपियल्स, ये शो करते हैं, जो मार्सुपियल मैमल्स होते हैं, जैसे कि कंगारू इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पाउच्ड मैमल बोलते हैं इनको, ये मैंने आपको बताया हुआ अभी ये क्लास में। उसके बाद जो मीजोलेसिथल एग हैं जिनके वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज शो करती हैं, किसके अंदर, एम्फीबियंस हैं, लैम्प्रीज हैं, सी लैम्प्रीज, साइक्लोस्टोमेटा क्लास की होती हैं ये। जो गार्स हैं ये भी फिशेस, और ये जो लैम्प्रीज हैं फिशेस में उसी के अंदर आ जाता है, बोफिन्स हैं ये सारी की सारी, तो साइक्लोस्टोम्स बोनी और कार्टिलेजिनस के अंदर आती हैं फिशेस में ही। तो उसके अलावा फिर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो कौन शो करेगा, जो टीलोलेसिथल एग्स हैं, तो जिनका टीलोलेसिथल एग है वो बाइलेटरल एंड डिस्कोइडल, दो टाइप की क्लीवेज शो करते हैं, इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। और सेकंड जो है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कौन शो करेगा, जो सेंटीरोलेसिथल एग्स हैं, तो वो कौन सी क्लीवेज शो करेंगे, सुपरफिशियल। ये जो क्लीवेज है इनकी डिटेल जो है वो आपके आगे है इसके अंदर, इस पेपर में जब आप क्लीवेज वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसके अंदर डायग्राम के साथ में है, तो इसकी और डिटेल जो है अच्छे से आप वहाँ पढ़ लोगे। आज का जो है वो आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसके साथ में हमने oogenesis प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर ली। अब oogenesis के साथ में एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने तुम्हें स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर बताया था रोल ऑफ टेस्टिकुलर सेल्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि गैमेटोजेनेसिस में, वैसे ही oogenesis के साथ में है रोल ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इन गैमेटोजेनेसिस। फॉलिकुलर सेल्स जो है मैं आपको बता चुकी हूँ किसको बोलते हैं, जो जर्म सेल्स होती हैं ओवरीज की, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्म सेल्स जो हैं वो फॉलिकुलर सेल्स हैं एक तरह से। तो फॉलिकुलर सेल्स का रोल है, तो फॉलिकुलर सेल्स का क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो ग्राफियन फॉलिकल जो हैं, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है मैंने आपको बताया, जो प्राइमरी oocyte को कवर करती हैं सेल्स, जर्म सेल्स, वो ग्राफियन फॉलिकल की सेल्स, उन्हीं को हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो टू लेयर्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसको हम थीकल लेयर्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया एक्सटर्नल थीका और इंटरनल थीका जो हैं वो सराउंड करती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मेजर फंक्शन है इनको हम क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स भी बोलते हैं। तो इन सेल्स का जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि वो सेक्स स्टीरॉइड्स की फॉर्मेशन और उनकी रेगुलेशन करती हैं, ठीक है। अब सेक्स स्टीरॉइड्स के अंदर क्या क्या आते हैं, मेनली हार्मोन्स आते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है प्राइमरी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसमें जो एस्ट्रोजन में इम्पॉर्टेंट है वो है बीटा एस्ट्राडाइल, ये आपको पता भी होगा। और ये हार्मोन क्या करता है, अपीयरेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल, इसका ये काम होता है। जो सेकेंड हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन है, आपको पता है उसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, वो रेगुलेट और सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये कैसे रेगुलेट होती हैं, विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो है वो इन सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, इनकी रेगुलेशन। और आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो स्टीरॉयड्स हार्मोन है ये FSH और LH की रेगुलेशन को कंट्रोल करती हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था रोल ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है मेन रोल आपको उतना ही करना है
इसके बाद में जो हम कवर करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये मैं आपको कंपैरेटिवली करवाऊंगी दोनों का हार्मोनल कंट्रोल, और इसके साथ में जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग। आपके सिलेबस में जो है वो मेन है कि मैच्योर एग का स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये वाले टॉपिक आपके जो है वो कंपैरिजन में होंगे, एग और स्पर्म का स्ट्रक्चर, हार्मोनल कंट्रोल oogenesis का और स्पर्मेटोजेनेसिस का। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको गमेटोजेनेसिस जो है वो क्लियर होगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।